पैरासोम्निया में अनजाने और अक्सर अनसुने व्यवहारों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है जो नींद के दौरान होते हैं और ये बच्चों और वयस्कों दोनों को प्रभावित करते हैं। ये प्रकरण सामान्य, संक्षिप्त, अनैच्छिक हरकतों से लेकर जटिल स्थितियों तक हो सकते हैं जो आराम में बाधा डालते हैं। इन व्यवहारों को समझना प्रभावी प्रबंधन और इसमें शामिल सभी लोगों के लिए एक सुरक्षित नींद का माहौल सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम है। सोने से ठीक पहले कई लोगों को अंगों या पूरे शरीर में संक्षिप्त अनैच्छिक झटके महसूस होते हैं। अन्य लोग नींद पक्षाघात का अनुभव कर सकते हैं, जहां वे सोते समय या जागते समय क्षण भर के लिए हिलने डुलने में असमर्थ होते हैं। कुछ व्यक्ति इन संक्रमणकालीन आराम चरणों के दौरान क्षणिक छवियां, लगातार विचार या दांत पीसना और किटकिटाना भी अनुभव कर सकते हैं। नाइट टेरर, रात का डर, तीव्र प्रकरण होते हैं जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट या NREM नींद के सबसे गहरे चरण के दौरान होते हैं, आमतौर पर रात के पहले कुछ घंटों के भीतर। एक प्रकरण के दौरान एक व्यक्ति बैठ सकता है, चिल्ला सकता है और तेज दिल और चौड़ी आंखों के साथ छटपटा सकता है। हालांकि वे डरे हुए दिखाई देते हैं, आमतौर पर उन्हें घटना की कोई याद नहीं होती है। ये सलाह दी जाती है कि रात के डर के दौरान किसी को जगाया न जाए, क्योंकि इससे उनकी परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि बच्चों में आम है, वयस्कों में होने वाले प्रकरण अक्सर मनोवैज्ञानिक कारकों या शराब के सेवन से जुड़े होते हैं। बच्चों के लिए उपचार में आमतौर पर माता-पिता का सरल आश्वासन शामिल होता है। हालांकि बड़े बच्चों को कभी-कभी 3 से 6 सप्ताह के अल्पकालिक उपयोग के लिए बेंजोडायजेपाइन निर्धारित की जा सकती है। नाइटमेयर दुस्वप्न रात के डर से भिन्न होते हैं, क्योंकि वे REM नींद के दौरान होते हैं और विशद डरावने सपनों से बने होते हैं जो अचानक जागने का कारण बनते हैं। वे बच्चों में अधिक बार होते हैं और विभिन्न कारकों से शुरू हो सकते हैं, जिनमें उच्च तनाव, बुखार, अत्यधिक थकान या शराब का सेवन शामिल है। प्रबंधन आमतौर पर इन अंतर्निहित ट्रिगर्स को संबोधित करने पर केंद्रित होता है। स्लीप वॉकिंग या सोमनाम्बुलिज्म सबसे गहरे NREM नींद के दौरान भी होता है, जो आमतौर पर देर से बचपन और किशोरावस्था में सबसे आम है। स्लीप वॉकर अर्ध जागरूक अवस्था में अपने कार्यों से अनजान होकर चलते हैं। वे बार बार बड़बड़ा सकते हैं और जागने पर अक्सर घटना की कोई याद नहीं होती है। हालांकि वे बाधाओं से टकराकर अनजाने में खुद को चोट पहुंचा सकते हैं। विशिष्ट कारक स्लीप वॉकिंग की संभावना को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि महत्वपूर्ण नींद की कमी या सोने से ठीक पहले कैफीन का सेवन। सोने से पहले रोमांचक टेलीविजन शो देखने जैसी उत्तेजक गतिविधियों में शामिल होना भी एक ट्रिगर के रूप में कार्य कर सकता है। क्योंकि स्लीप वॉकिंग से आकस्मिक चोट लग सकती है, प्रबंधन एक सुरक्षित वातावरण बनाने पर बहुत अधिक केंद्रित होता है। चोटों को रोकने के लिए परिवारों को दरवाजे और बिस्तर अलार्म स्थापित करने जैसे सुरक्षा उपायों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि स्लीप वॉकर के बिस्तर से निकलने पर दूसरों को सचेत किया जा सके। उनके रास्ते से बाधाओं या टूटने योग्य वस्तुओं को हटाना, खिड़कियों को सुरक्षित रूप से बंद रखना और गिरने से बचाने के लिए कम बिस्तर या फर्श के गद्दे का उपयोग करना भी महत्वपूर्ण है। यदि किसी व्यक्ति को स्लीप वॉकिंग करते हुए पाया जाता है, तो उसे जबरन जगाने के बजाय धीरे से बिस्तर पर वापस ले जाना चाहिए, जिससे उत्तेजना या परेशानी हो सकती है। हालांकि चोट लगने के अलावा आमतौर पर किसी विशिष्ट उपचार की आवश्यकता नहीं होती है। यदि सामान्य सुरक्षा उपाय अप्रभावी हों, तो क्लोनाज़ेपम जैसी दवाएं इस्तेमाल की जा सकती हैं। हालांकि वे दिन में उनिंदापन पैदा कर सकती हैं। REM स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर एक अधिक आक्रामक स्थिति है जो आमतौर पर वृद्ध वयस्कों में देखी जाती है। इसमें बोलने या मुक्का मारने और लात मारने जैसे हिंसक हरकतों के माध्यम से विशद सपनों को क्रियान्वित करना शामिल है। रात के डर वाले लोगों के विपरीत इस विकार वाले लोग अक्सर अगले दिन जागने पर अपने विशद सपनों के बारे में जानते हैं। यह विकार चिकित्सकीय रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अक्सर न्यूरोडीजेनरेटिव मस्तिष्क विकारों से जुड़ा होता है, जैसे पार्किंसंस रोग, मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी या लेवी बॉडी डिमेंशिया। कुछ मामलों में REM स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर का निदान अन्य न्यूरोलॉजिकल लक्षणों के प्रकट होने के वर्षों पहले किया जाता है, जिससे यह दीर्घकालिक मस्तिष्क स्वास्थ्य निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक बन जाता है।
निदान में अक्सर नींद के दौरान मांसपेशियों की गतिविधि की निगरानी के लिए इलेक्ट्रोमायोग्राफी के साथ पॉलीसोम्नोग्राफी की आवश्यकता होती है। हालांकि विकार का कोई ज्ञात इलाज नहीं है, लक्षणों को अक्सर कम खुराक वाले क्लोनाजेपैम या मेलाटोनिन से राहत दी जा सकती है। डॉक्टर मानसिक स्थिति और तंत्रिका कार्य का मूल्यांकन करने के लिए न्यूरोलॉजिकल परीक्षाएं भी करेंगे ताकि अंतर्निहित असामान्यताओं की जांच की जा सके। व्यक्ति और उनके बिस्तर साथी दोनों के लिए सुरक्षा सर्वोपरि है, जिन्हें आकस्मिक नुकसान की संभावना के बारे में चेतावनी दी जानी चाहिए। दवा काम करना शुरू करने तक साथी अलग बिस्तर पर सोना चाह सकते हैं। बिस्तर के आसपास के क्षेत्र से नुकीली वस्तुओं और खतरनाक फर्नीचर को हटाना भी आवश्यक है। अंत में नींद से संबंधित पैर की ऐंठन अक्सर मध्यम आयु वर्ग और वृद्ध वयस्कों की पिंडली या पैरों को प्रभावित करती है। पसंदीदा प्रबंधन रणनीति बिस्तर से पहले प्रभावित मांसपेशियों को कई मिनट तक स्ट्रेच करना और कैफीन जैसे उत्तेजकों से बचना है। क्विनिन जैसी दवाओं से आमतौर पर बचा जाता है क्योंकि वे अक्सर अप्रभावी होती हैं और कष्टप्रद दुष्प्रभाव पैदा कर सकती हैं। पैरासोम्निया का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा, जीवन शैली समायोजन और पेशेवर चिकित्सा मार्गदर्शन के संयोजन की आवश्यकता होती है। विशिष्ट प्रकार के नींद व्यवहार और इसके ट्रिगर्स की पहचान करके व्यक्ति चोट के जोखिम को कम कर सकते हैं और अपने समग्र आराम की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। लगातार या हिंसक नींद की गड़बड़ी के लिए हमेशा स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श लें।